कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का आगाज़ करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन का चेहलम आज मनाया जाएगा। कराची का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने शोहदा करबला के चेहलम के मरकज़ी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट्स जारी कर दिए। एमेजिना रोड गुरुमंदिर से टावर तक बंद रहेगी, जबकि नाज़माबाद से आने वाला ट्रैफिक लसबेला चौक से रिश्तर रोड जा सकेगा। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को टीनहट्टी से लसबेला चौक मोड़ दिया जाएगा। चार कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड से जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फ़ैसला। महकमा दाखिला सिंध ने बताया कि आज शहर कायद में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। हैदराबाद में भी आज मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाएगा, जबकि मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेंगी। जबकि सिंध के बड़े शहरों के अलावा ठट्टा, सजाबल, खैरपुर और लाड़काना में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए करबला मोहल्ला में दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अरबईन इमाम हुसैन में पाकिस्तानी ज़ायरीन की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल है। तफसीलात बता रहे हैं करबला मोहल्ला में मौजूद 5 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन। दुनिया भर की तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चेहलम करबला इराक में भी निहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोजा मुकद्दस पर सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की अलम अब्बास और पाकिस्तानी परचम उठाए हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मौजूद। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी ग्रुप की शक्ल में सलाम अकीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानी ज़ायरीन जहां अपने लिए और अपने अजीज़ो अकारिब के लिए दुआएं मांग रहे हैं, वहीं वतन पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाक़ा ने दीन की सरबलंदी के लिए मैदान करबला के तपते हुए सहरा में अजीम कुर्बानी दी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, करबला। सैयदना हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स का आज दूसरा रोज़ है और उसकी तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। हज़रत अली हजवेरी के उर्स के दूसरे रोज़ भी लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले ज़ायरीन की जानिब से मज़ार पर हाज़री देकर फातह ख़ानी और चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। अकीदतमंद ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए चादरें चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से उर्स के मौके पर 26 अगस्त बरोज़ पीर आम तातील का ऐलान किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया के दफातर, अदालतें और तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। काहुटा और लसबेला में 2 बसें खाई में गिरने से 35 अफराद जहाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। दोनों हादसात ड्राइवर की गलती और तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर से रावलपिंडी जाने वाली बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 24 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बस में 25 मुसाफिर सवार थे।
इलाके मकरान कोस्टल हाईवे के मकाम पर ईरान से आने वाली जायरीन की बस तेज रफ्तारी के सबब खाई में गिर गई। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक जबकि 33 अफराद जख्मी हो गए। कहूटा में होने वाले हादसे में पुलिस और रेस्क्यू हुकाम को हादसे के मकाम तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना रहा। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मैयतों और जख्मी अफराद को बस से निकालकर अस्पताल पहुँचाया। लसबेला में रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। जाँ बहक और जख्मी जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गोजरावाला से था। गुज़िश्ता रोज भी ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी जायरीन की बस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 28 जायरीन जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हुए थे। सदर और वज़ीर आज़म ने बस हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया है। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के अहल खाना के साथ हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम की जाएंगी। हादसात की रोकथाम के लिए जाम हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए टूर ऑपरेटर्स की संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगज़ेब बादीनी ने टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तगियों पर एक्शन लेते हुए बोगस बसेस और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद को ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे जारी किए थे, लेकिन मुल्की टूर ऑपरेटर्स ने नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने ये भी कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने गाड़ियों के नंबर्स और ड्राइवर्स के नाम गलत फराहम किए थे। उन बेज़ाब्तगियों की वजह से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग पर इत्तेफाक हो गया है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का इजलास हुआ। इसहाक डार और राजा परवेज़ अशरफ ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत की गई। मुआहदे के बकिया नुकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर इत्तेफाक किया गया। कुछ नुकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी नुकात पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत ने कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को कबल इस वक्त एतमाद में लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुश्तरका कमेटी में बड़ी मज़बूत पेशरफ्त हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका इजलास में सब कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत में हिस्सा नहीं मांग रही। पीपल्स पार्टी सूबे की तरक्की चाहती है, मज़ीद कोई मुतालबा नहीं। एक झेली कमेटी बनाई गई है जो मसाइल को देखेगी। हम इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा करती है कि इस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इस सूबे के अंदर बेरोज़गारी में कमी हो, इस सूबे में महंगाई में कमी हो, इस सूबे में जो काश्तकार के इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा वो एड्रेस किए जाएं। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए कौम को आर्जी रिलीफ ना दिए जाएं, सब्सिडीज से जान छुड़वाई जाए और एक हकीकी रिलीफ की तरफ बढ़ना चाहिए। कौमी असम्बली के 26 अगस्त के इजलास का 23 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल और दीगर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी शामिल कर ली गई है। कौमी असम्बली से जारी एलामिया के मुताबिक ऐवान के इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। एलामिया के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए कानून पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल कर ली गई है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जरदारी ने मौलाना से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की है। सिर्फ 9 मई के लिए नहीं, दूसरे मामलात की भी तहकीकात होनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने दावा किया कि जरदारी ने मौलाना से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की है। सियासी जमातें भी चंदे के नाम पर रिश्वत ले रही हैं। पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी सबसे बड़ा मसला है।
انتخابات میں ملک بھر میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور حکمرانی بھی اس کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی تو پاکستان نہ ٹوٹتا، نہ بھٹو کو پھانسی ہوتی اور نہ ہی بے نظیر قتل ہوتی۔ محمود خان اچکزئی نے انکشاف کیا کہ ماضی میں نواز شریف نے وزارت کی پیشکش کی تھی مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے بعد 27 اگست کو لاہور جلسہ بھی ملتوی کر دیا۔ پی ٹی آئی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات شوکت بسرا کہتے ہیں کہ انتظامیہ پی ٹی آئی کو 27 اگست لاہور جلسے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود لاہور جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے لاہور میں 27 اگست کا جلسہ ملتوی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کریں گے۔ درخواست کریں گے کہ 8 ستمبر جلسے کے بعد لاہور میں بھی جلسے کی اجازت دیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا، پی ٹی آئی نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تقسیم اور اختلافات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور ان کی کابینہ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ ملک کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، بیرونی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، مجھے کسی ثبوت کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کی سپورٹ شاید جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اللہ کرم اور فضل کرے، پاپولیرٹی ان کی کم ہو رہی ہے اور ان کی جو یہ کانفلکٹ ہیں، ان کی یہ تضادات جو ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن باہر کے ملکوں میں جو ہے جس طرح مال و دولت لٹایا جا رہا ہے اور جس طرح ایک جو ہے صہیونی اسپانسرڈ ایک ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ پاکستان کی جو وحدت ہے، پاکستان کی جو انٹرنل ایک طاقت جو ہے وہ اس کا بھرپور مقابلہ کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہے گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک مخالف ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں توشہ خانہ سے چرائی چیزوں پر لڑائی چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھڑکے مارتے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کا کہو تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شر پسند عناصر ملک میں انتشار اور افراتفری چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کے ذہن خراب کرنا کچھ لوگوں کا کام ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا ہے وہ فارم فنڈنگ کے پیسے، وہی جو خزانے سے جو چیزیں چرائے گئے ان کے پیسے، دوسرے چیزوں کے، تو ان کی آپس میں وہی لڑائی شروع ہے۔ اور ایک کہتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے علیمہ خان، اور دوسری کہتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ ہے، میرا حق بنتا ہے۔ ان کا اور کوئی کام نہیں، اسی چیز پر ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر عارف الوی کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ عارف الوی ایک ہفتے میں اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں گے۔ عارف الوی اختلافات رکھنے والے رہنماؤں سے ملاقات اور تحفظات سنیں گے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ سمیت 3 افسران کو تبدیل کر دیا گیا۔ اڈیالہ سینٹرل جیل کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آفتاب احمد کو تبدیل کر کے سیکیورٹی افسر پنجاب پریزن اسٹاف ٹریننگ کالج ساہیوال مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے تقرریوں اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیڈی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سمرین جبین کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ایجوکیشنل ریجنل آفس بہاولپور لگا دیا گیا، جبکہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ مظہر اقبال اسلم کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ایجوکیشن ریجنل آفس ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں نااہل حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ مزید وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر علیمہ خان اور بشرا بی بی پارٹی پر قبضے کی خبریں مینڈیٹس اور حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔ پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہے اور وہ خود تمام معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پی ٹی آئی متفق، متحد اور منظم ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں نااہل حکومت ہی ہے۔ اختلافات شریف خاندان میں ہیں جس کے مزے عطا تارڑ خود لے رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی لڑائی نکاح کے فوراً بعد سے جاری ہے۔ نند بھاوج میں زمان پارک گھر کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ بیرسٹر صاحب آپ کو بشرا بی بی جانتی ہیں نہ علیمہ خان۔ آپ اپنے جعلی معالجات وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس قوم کو بتائیں۔ علی امین کنڈاپور ٹی وی اسکرینوں پر بغلیں بجاتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کے ذل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں شیڈیول جاری ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر بلدیاتی انتخابات مؤخر ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے بلائے گئے اجلاس میں اسلام آباد کے بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی اداروں کے ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی حکومت کے دفاتر کو آئندہ ماہ تک پیپر لیس بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کے دفاتر کو پیپر لیس بنانے کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وفاقی سرکاری دفاتر میں ای آفس کے نفاذ میں کسی قسم کی سسروی قبول نہیں کروں گا۔ 1 ماہ کے اندر تمام دفتری فائلز پر کام ای آفس کے ذریعے یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آئندہ ماہ سے کوئی بھی فائل ای آفس کے علاوہ نہیں دیکھوں گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ملک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والے کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ ملک 2 لخت ہوا، ہم نے آدھا حصہ گنوا دیا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگا، اس بار مزید ذمہ داریاں ملی ہیں۔ معیشت بحال ہو، یہ جو چھپے ہاتھ آتے ہیں اور جو اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے، ملک ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، کوئی چھپے ہاتھ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ نہ۔ پاکستان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دے دی ہے۔ بھارت کی جانب سے اس دعوت نامے پر فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ اس سال 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کی چیئرمین شپ پاکستان کے پاس ہے۔ آخری بار 2015 میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ جماعت اسلامی کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہم پر برسر اقتدار رہا ہے، چند ہی لوگ اور خاندان بدل کر ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ انگریز نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے کالے انگریز تیار کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک پر آئی پی پیز کا تسلط ہے، آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کراچی کے علاقے گلیمار میں مذہبی جماعت کی ریلی پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں کسی کو بھی حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گولی مار میں مذہبی جماعت کی ریلی گزر رہی تھی جس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ صورتحال کشیدہ، پولیس کی بھاری نفری طلب۔ فائرنگ کے بعد مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی بس سمیت 4 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق ریلی رضویہ سے گزر رہی تھی، کچھ افراد نے پتھراؤ کیا۔ ریلی پر پتھراؤ کے بعد دونوں اطراف سے فائرنگ ہوئی۔ پولیس کے مطابق گولی مار اور اطراف سے 8 زخمی افراد کو سول اسپتال لایا گیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے بتایا کہ گولی مار میں 2 مذہبی گروپوں میں تصادم ہوا، جس کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر کنٹرول کیا۔ جو ہی وہ گزری ہے امام بارگاہ کے قریب سے تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا دونوں فریقین کے درمیان، اور جس میں کچھ افراد زخمی بھی ہیں اور ابھی تک کی اطلاع مطابق 2 ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے سچویشن کو کنٹرول کر لیا ہے، ساری پولیس یہاں پہ پہنچ گئی ہے، رینجرز پہنچ گئی ہے، اور ہم آگے بھی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ ہوا کیا تھا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ضیاء لنجار نے ہدایت کی کہ پولیس
फौरी अमन अमान कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गोली मार में फायरिंग का नोटिस ले लिया है। जानी नुकसान पर दुख का इजहार भी किया। अपने एक बयान में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि फायरिंग में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। किसी को शहर का अमन ख़राब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि सीनियर अफसरान खुद मामलात को देखें। वज़ीर आला सिंध की शहरियों को पुरअमन रहने की अपील। आगे बढ़ेंगे। सिंध में रवां साल के इब्तदाई 7 महीनों में 2023 की निस्बत डेंगू केसेस में तकरीबन 135% का इजाफा हो गया है, जबकि डेंगू की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं आई है। मज़ीद जानते हैं शहरियार साजिद की इस रिपोर्ट में। सिंध भर में डेंगू बुखार के मरीजों में इजाफा। रवां साल अब तक डेंगू बुखार के 1167 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 1022 केसेस का ताल्लुक कराची से है। रवां साल 83 डेंगू केसेस हैदराबाद, 34 मीरपुर खास और 12 केसेस सक्कर से रिपोर्ट किए गए। लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में सबसे ज्यादा 329 डेंगू केसेस जिला शर्की से रिपोर्ट किए गए। रवां साल अब तक कराची जिला वस्ती से 241, जिला जनूबी से 197 और जिला कोरंगी से 86 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। जिला केमाड़ी से 66, जिला गरबी से 60 और जिला मलिर से 43 डेंगू केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। रवां साल अब तक कराची में डेंगू के सबब एक हलाकत रिपोर्ट की गई है। सिंध में गुज़िश्ता साल जनवरी से जुलाई के दरमियान डेंगू के 440 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रवां साल के इब्तदाई 7 महीनों में सिंध में डेंगू के 1034 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। शहरियार साजिद, 5 न्यूज़, कराची। प्याज महंगी, आलू महंगे, हरा मसाला भी महंगा हो गया। कराची में लगे बचत बाजार कितना आवाम को रिलीफ देने लगे हैं। इतवार बचत बाजार में आने वाली आवाम महंगाई के हाथों मजबूर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बचत बाजार नाम का रह गया। गुलशन इकबाल में वाक़े ये बाजार बचत नाम की कोई बात ही नहीं। आवाम सिर्फ अशिया के दाम ही पूछते रहे और महंगाई का रोना रोते रहे। हर सब्जी 150 से 200 इजाफा करके आवाम को लूटा जाने लगा। सब्जियों के रेट गोश्त के बराबर आ गए हैं। कोई खास बचत नहीं है और रियायत कहीं भी नहीं है। ऐसे ही काम चल रहा है, चला रहे हैं। कोई फायदा नहीं है आने का। बचत तो आप देख ही रहे हैं, कहाँ बचत है आजकल। दाम में कोई फर्क नहीं है, वही रेट है जो हर जगह पर होते हैं। आवाम को बचत बाजार में कोई सहूलत हासिल नहीं। हर दुकानदार मनमाने रेट पर सब्जियां बेचने लगा। कैमरामैन नादिर भोपाली के साथ जुनैद जावेद, 5 न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात हो जाए बदलते मौसम की। मुल्क में ताकतवर मानसून सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है, जिसके सबब पंजाब और कराची समेत सिंध भर में 25 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA ने आज से पंजाब में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बारिश मुतवक्के हैं, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर डिवीज़न में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा है। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद एमरजेंसी नाफिज की गई। कराची में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दे-ए-उज़्मा कराची की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। शहर में मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए बल्दे-ए-उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टी मनसूख कर दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया है कि नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा, जिसके सबब 27 और 28 अगस्त को शहर कायद में तेज़ बारिशों का इम्कान है, जबकि शदीद बारिश के बायस कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके सदर से, जहां पर बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से बच्ची की मिलने वाली लाश की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से जिनसी ज़्यादती की गई है। बच्ची की उम्र 9 से 11 बरस के दरमियान है। डॉक्टर समिया का कहना था कि DNA टेस्ट के लिए नमूने ले लिए गए हैं। मौत की वजह DNA और दीगर रिपोर्ट्स मिलने के बाद मालूम होगी।
पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाएंगे। जबकि वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालिदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और ज़्यादती की दफ़ात शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध से रब्ता करके मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत जारी कर दी। कराची के इलाके जदगाल चौक पुराना गोलीमार में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। चोरी शुदा मोटरसाइकिल, बैटरी और नकदी बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान का डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का भी एतराफ़। कराची के इलाके क्लिफ्टन डिफेंस फेस 5 बदर कमर्शियल के करीब रेस्टोरेंट के चौथे फ्लोर से गोलियां लगी लाश बरामद हुई है। लाश की शनाख्त दानिश के नाम से की गई। मकतूल को जुल्फ़िकार नामी दूसरा कैशियर 4 गोलियां मारकर फरार हुआ। कत्ल करने वाले मुलजिम की वीडियो 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुबैना मुलजिम को वारदात से पहले बिल्डिंग के बाहर जायज़ा लेते देखा जा सकता है। मुबैना मुलजिम ने सुबह 6:30 बजे के करीब वारदात सर अंजाम दी।